हेलो गाइस, हाउ यू? ग्रेट। चलो तो शुरू करते हैं अब सेक्शन 13 से। ओके, देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के लिए अगेन, है ना, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और यहां पे तो या तो सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया। सो सप्लायर का लोकेशन, सप्लायर और रेसिपिएंट, इन दोनों में से किसी एक का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, राइट? तो अगर ये आउटसाइड इंडिया है तो फिर ये वाला सेक्शन आएगा, दोनों में से कोई भी एक। तो आप लिख लो, सप्लायर या और रेसिपिएंट, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक का लोकेशन आउटसाइड इंडिया या और बोथ आउटसाइड इंडिया, ओके, या फिर दोनों आउटसाइड इंडिया। क्योंकि इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा, सेक्शन 12 में, अगर दोनों इंडिया के हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, तो फिर हम वहां फंस जाएंगे, ओके। लेकिन दोनों में से एक बाहर या फिर दोनों बाहर, तो फिर सेक्शन 13 में आएंगे, ओके, ग्रेट। तो देखो, बस ये ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है सेक्शन, राइट? ये लॉजिक ध्यान में रखो अब, राइट? देखो, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन shall apply to determine the place of supply of services where a location of supplier of service or a location of recipient of service is outside India, right? तो दोनों में से कोई भी एक बाहर या दोनों बाहर, तो फिर ये रूल, ये सेक्शन लगे। 13(2) क्या बोलता है, देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और अदर देन इन सबसेक्शन 3 to section 13, अगेन दिस इज जनरल रूल, जनरल रूल। तो क्या बोलता है कि अगर ये सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 3 से लेके तो सबसेक्शन 13 तक स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक सेक्शन है, 3 to 13, दीज आर स्पेसिफिक सेक्शंस। तो अगर कोई चीज ये स्पेसिफिक सेक्शंस में नहीं फंस रही है, इसमें से कोई सर्विस ऐसी है जो स्पेसिफिक सेक्शंस में नहीं फंस रही है, तो फिर ये 13(2) में आएगी, मतलब जनरल में आएगी। तो 3 to 13 देखो, दीज आर स्पेसिफिक। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर 13(2) में लेके आओ। अगेन वही, जिसका कोई नहीं होता उसका सेक्शन 13(2) होता है ना? चल देखो, सिंपल एकदम। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 to 13 shall be the location of recipient of service, सिंपल। तो अगर वो 3 to 13 में नहीं, मतलब 3 to 13 में जो स्पेसिफिक सर्विस है उनको छोड़ के अगर कोई सर्विस है तो फिर 13(2) में आएगा। और 13(2) बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा रेसिपिएंट का प्लेस या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, सिंपल, राइट? जैसे देखो, एग्जांपल में देता हूं, मान के चलो मेरे पास फेसबुक का ऑडिट है मान के क्या चलो, है ही भाई, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने बोला था आपको, है ना? या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूएस, उसका ऑडिट मेरे पास है। तो देखो, मैं वहां जाके सर्विस दे रहा हूं उनको, तो हु इज रेसिपिएंट एंड हु इज सप्लायर? तो आशीष बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, एंड हु इज रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस बेटा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, राइट? तो रेसिपिएंट का लोकेशन मतलब यूएस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, या फेसबुक का ऑफिस जहां होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आ गया आपको? ग्रेट। रेसिपिएंट का प्लेस जो रहेगा वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, ग्रेट। दोनों में से कोई भी एक आउटसाइड इंडिया चाहिए, इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया मैंने ऑडिट सर्विस का, मैं इंडिया का हूं और रेसिपिएंट बाहर का है, ओके। या फिर और एक एग्जांपल देता हूं, जैसा देखो ये एग्जांपल में बात करते हैं, देखो आशीष ये इंडिया का है, इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्टैंडर्ड
चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहां की है ये यूएस की। तो मैं उसको सर्विस दे रहा हूं, तो हु इज रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा, तो ये हो जाएगा यूएस विल द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सिंपल सी बात है, देखो ये अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, यूएस अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया बेटा, तो यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा नो जीएसटी, क्योंकि देखो सिंपल अगर बात समझेंगे आप, ये एक्सपोर्ट सर्विस भी हो जाएगी, एक्सपोर्ट सर्विस, और एक्सपोर्ट सर्विस को गवर्नमेंट टैक्स से बचाना चाहती है ना, करेक्ट। तो देखो सेकंड केस लेता हूं मैं, मान के चलो कि जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो बाहर का है ना, जैसे कोई भी एक कंपनी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट यूएस बेस्ड कंपनी, अब ये सप्लायर है और ये एडी क्लासेस को सर्विस दे रही, तो एडी क्लासेस कहां पे, इंडिया में, तो ये कौन सी सर्विस हो गई, इंपोर्ट सर्विस हो गई। तो अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा बेटा, रेसिपिएंट का लोकेशन, सो हु इज रेसिपिएंट, एडी क्लासेस, सो ये एडी क्लासेस रेसिपिएंट, और ये अगर रेसिपिएंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इंडिया, राइट, और यहां पे फिर जीएसटी लग जाएगा। Getting the point? Simple. Great. Provided that, prove is via, where the location of recipient of service is not available in the ordinary course of business, the place of supply shall be the location of supplier of service. तो अगर रेसिपिएंट का प्लेस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे सर्विस में रेसिपिएंट का प्लेस देखते हैं अपन, लोकेशन वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, बट अगर उसका प्लेस अवेलेबल नहीं है, मान के चलो मैंने ऑडिट सर्विस, अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड को नहीं, ऐसे ही एक हाथ कोई पर्सन था, वो आया मेरे पास, अरे साहब वो, या फिर ऑडिट बोलने से अच्छा कोई कंसल्टेंसी सर्विस दिया मैंने उसके पास उसको, वो आया और उसने बोला कि साहब मुझे फलाने फलाने लॉज जानना है इंडिया के, और उसने मेरे से कुछ कंसल्टेंसी ली और फिर मैंने उसको 50,000 रुपए चार्ज कर दिया, है ना, 10 मिनट का 50,000 है, अपनी फीस है उतनी। तो आया मेरे ऑफिस में, उसने मेरे से सर्विस लिया, तो हुई सप्लायर आशीष, कहां का है, इंडिया का, बट जो बंदा आया था उसने मुझे नाम पता कुछ भी नहीं बताया, तो उसका लोकेशन तो पता नहीं, आउटसाइड इंडिया का इतना मालूम है, बट आपको कोई उसका लोकेशन वगैरह मालूम नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या माना जाएगा, सप्लायर का लोकेशन, मतलब मेरा जो लोकेशन रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो नॉर्मल केस में क्या माना जाएगा, रेसिपिएंट का लोकेशन, बट अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो फिर सप्लायर का, ओके, ग्रेट। फिर प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ अ सर्विस फॉर रिपेयर 13(3), अब यहां से शुरू होते हैं बेटा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ओके। तो देख क्या है, पहला, द प्लेस ऑफ सप्लाई of a following service shall be the location where services are actually performed। तो जहां वो सर्विस परफॉर्म होगी वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देख अब यहां ये सर्विसेज अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन 12 में, बस वहां क्या देखा था, वहां सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के थे। अब यहां प्रॉब्लम ये हो गया कि सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से कोई एक इंडिया के बाहर है, सर्विसेज सेम आएंगी स्पेसिफिक, बस इतना डिफरेंस दोनों में है सेक्शन 12 में और 13 में। तो जब भी आप सेक्शन 12 पढ़े तो मैं आपको अपील करूंगा कि आप 12 और 13 साथ में देखो, तो आपके जल्दी से समझ में आएगा कि इसमें फर्क क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट्स क्या है। तो 12(3) पढ़ा, उसके साथ 13(3) पढ़ेंगे, 12(4) पढ़ा, 13(4), 12(5), 13(5) एंड सो ऑन, ओके, ग्रेट। तो देखो, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are required to be made physically available by the recipient of service to the supplier of service or to the person acting on the behalf of supplier of service in order to provide the service। एक सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। तो देखो क्या बोलता है,
सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, तो गुड्स के लिए सर्विस दे रहे हो विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस टू द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो जैसे देखो एग्जांपल कि हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कहां से खरीदी? यूएस से। हम कहां पे? इंडिया में। इंडिया में है आशीष। तो हमने क्या किया? यूएस से कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की, प्लांट एंड मशीनरी परचेस की हमने। अब ये प्लांट एंड मशीनरी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो हमने क्या किया? ये प्लांट एंड मशीनरी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्विस लेना था, तो हमने ये प्लांट एंड मशीनरी उठा के फिर से यूएस में भेज दी। वो इंडिया में रिपेयर नहीं हो सकती, तो हमने उसको यूएस में भेजा। अब यूएस वाले बंदे ने क्या किया? उसको रिपेयर किया और रिपेयर करके फिर इंडिया में भेज दिया। अब जरा देखो कि वो सर्विस, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इसको जो रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस है, ये देने के लिए हमें ये गुड्स फिजिकली अवेलेबल करके देना पड़ रहा है। जो सप्लायर है उसको हम कौन है? रेसिपिएंट। वी आर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, क्योंकि हमारे गुड्स खराब हो गए तो हमने वो रेसिपिएंट की कैपेसिटी में सर्विस ली। लेकिन वो सर्विस लेते समय हमें वो गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करना पड़ा यूएस वाले के पास, तभी तो ये गुड्स रिपेयर हो पाएंगे। तो जहां ये गुड्स पे एक्चुअल सर्विस परफॉर्म होगी, तो कहां परफॉर्म हुई बेटा एक्चुअल सर्विस? यूएस में। एक्चुअल सर्विस ऑन गुड्स परफॉर्म्ड इन यूएस, तो ये माना जाएगा बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज प्लेस ऑफ सप्लाई। यूएस में वो एक्चुअल में सर्विस दी गई गुड्स पे, राइट। अब हमने बोला कि नहीं यार, यूएस वाले बंदे को बोला, सप्लायर को बोला, देख भाई सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि मैं वहां गुड्स नहीं भिजवाता हूं, तू तेरा मैकेनिक यहां भिजवा दे इंडिया में। तो उसने अपना मैकेनिक भिजवाया, कहां? इंडिया में। तो अब देखो गुड्स सर्विस देने के लिए कहां अवेलेबल किए गए बेटा? इंडिया में। तो अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? इंडिया माना जाएगा। समझ में आए? तो जहां वो गुड्स सर्विस देने के लिए फिजिकली अवेलेबल कर दिए गए, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके ग्रेट। तो पहले केस में मैंने उल्टा बताया आपको कि मशीनरी वहां लेके गए, तो मशीनरी वहां लेके गए तो गुड्स वहां सप्लाई, वहां अपन ने अवेलेबल करके दिए उसको। और दूसरे केस में क्या बताया? वहां से गुड्स यहां आ गए। ओके ग्रेट। प्रोवाइडेड दैट when such a services are provided from a remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where the goods are situated at the time of supply of services. Simple. तो देखो क्या हुआ कि बहुत बार क्या हो रहा है मालूम है आपको? ये अभी इतनी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है बेटा कि गुड्स की सर्विसेज जो है, वो प्लांट एंड मशीनरी में जो भी प्रॉब्लम आ गया आपके, तो यूएस बेस्ड जो कंपनी थी उसने क्या किया? वहीं पे आपकी मशीन टीमवियर या एनीडेस्क पे उनको दे दिया, और वहीं पे आपके उनको प्लांट एंड मशीनरी दी गई वहां पे मशीन पे आपके, और उन्होंने वहां से ही आपका जो पोर्टल है वहां पे कनेक्ट हो गया, और उन्होंने वहां से ही वो सर्विस ऑनलाइन आपको दे दी। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में उन्होंने बोला, आप देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सर्विस दी, तो वहां से वो कंप्यूटर से जो भी उनको पूरी मशीनरी दिखेगी, तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स हो गए, वो प्रॉब्लम्स को वहां ऑनलाइन सॉर्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? द सप्लाई शॉल बी द वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अभी गुड्स कहां सिचुएट थे? इंडिया में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? फिर इंडिया माना जाएगा। समझ में आया आपके? तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर सर्विस देंगे तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे गुड्स है, और गुड्स हमारे एग्जाम्पल में कहां थे? इंडिया। तो फिर वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके ग्रेट। अच्छा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, अब अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का हो गया तो जीएसटी लगेगा, और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया का नहीं रहा, मतलब वहां का रहा, तो जीएसटी नहीं लगे, इसलिए इंपॉर्टेंट। ओके ग्रेट। फिर देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट nothing contained in this clause shall apply in the case of services supplied in respect of goods which are temporarily imported into India
for the repairs and are exported after repairs without being put to use in India than that of required for such a repairs. अभी क्या बोल रहे, देखो ये समझने लायक चीज है. अब क्या वो मान के चलो, अब इंडिया में एक कोई कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, लेट्स से मोटरसाइकिल, ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ओके. और ये मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा, कुछ भी ले लो, ऑटो रिक्शा. अब ये ऑटो रिक्शा हमने एक्सपोर्ट किए यूएस में, ओके, ये एक्सपोर्ट. अब देखो ये ऑटो रिक्शा यूएस में एक्सपोर्ट किए और वहां के रोड बहुत अच्छे. अब इंडियन ऑटो रिक्शा को या मोटरसाइकिल को इतने अच्छे रोड पे चलने की आदत ही नहीं है ना. हमारे यहां के रोड आपको मालूम है, और अभी तो हर सिटी में ये मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा है, तो हमारे इधर तो इतने अच्छे रोड पे चलने की आदत नहीं. तो ये ऑटो रिक्शा है ना, तो इमीडिएट खराब हो गए वहां. कहां? यूएस में. अब वहां पे खराब हो गए तो वहां पे ऐसे रोड साइड मैकेनिक तो रहते नहीं जैसे हमारे इधर बैठे रहते. तो फिर, और वैसे भी इंडियन टेक्नोलॉजी है भाई, उनको कहां समझेंगी ये टेक्नोलॉजी, है ना. तो ये जो ऑटो रिक्शा है, ये उन्होंने हमको रिपेयर के लिए वापस भिजवाए, फॉर रिपेयर, रिटर्न फॉर रिपेयर, राइट, रिटर्न फॉर रिपेयर. अब देखो ये रिटर्न रिपेयर के लिए आए. अब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जहां ये गुड्स फिजिकली अवेलेबल किए जाए, तो फिजिकली अवेलेबल कहां हो रहे? इंडिया में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा, और अगर ये इंडिया माना गया तो इसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लेविएबल हो जाए. तो ये फॉरेन सप्लायर ने क्या बोला, अरे भाई एक तो हम आपके यहां से कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं, राइट, हम आपके यहां से गुड्स परचेस कर रहे हैं, ऊपर से आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे यहां के मैकेनिक को समझती नहीं है, तो हमको वापस आपके यहां भेजना पड़ रहा है, और वापस रिपेयर के लिए भिजवाया तो आप उसके ऊपर जीएसटी लगवा रहे हो. जाओ, हम आपके यहां से ऑटो रिक्शा परचेस नहीं करते, हम पाकिस्तान से परचेस करते. तो हमारे गवर्नमेंट ने बोला, अरे भाई इतना टेंशन मत लियो, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वहां पे कोई गुड्स खराब हो गए और उसको रिपेयर के लिए इंडिया भिजवाना पड़ रहा है, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं मानेंगे, चिंता मत करो, और कॉन्सिक्वेंटली उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगाएंगे. मत करियो चिंता, हम नहीं लगाएंगे, ना जीएसटी लगाएंगे ना प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानेंगे. अरे समझ में आए? शॉर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं मानेंगे तो जीएसटी लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. अरे आपके समझ में आया? तो ये इंडियन मार्केट को, एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किया गया. ओके, तो रिपेयर हो गए. अब रिपेयर करके वो थोड़ा बहुत चला वला के देखेंगे, लेकिन हाँ, अब इंडिया में रिपेयर होने के बाद उसका यूज इंडिया में चालू करना अलाउड नहीं. आप इंडिया में यूज चालू नहीं करेंगे आप. तो आप क्या कर सकते हो, आप बस एक काम करो भाई, कि उसको रिपेयर होने के बाद थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव वगैरह ले लो कि भाई प्रॉपर रिपेयर हुए हैं क्या, क्योंकि नहीं तो फिर से यूएस भेजेंगे, फिर वहां खराब हो जाएंगे. तो उससे अच्छा एक बार टेस्ट ड्राइव ले लो अच्छे रोड पे. है ना, एग्जाम्पल में दिया. तो देखो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज, मतलब जो गुड्स का जहां पे फिजिकली अवेलेबल करना वाला जो क्लॉज है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शॉल अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया. देखो इंडिया में इंपोर्ट किए टेम्परली फॉर रिपेयर्स एंड आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर्स, और फिर एक्सपोर्ट भी कर रहे अपन, विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया दैट व्हेन विच इज रिक्वायर्ड फॉर इस रिपेयर. तो रिपेयर के लिए उतना यूज चलेगा, बाकी नहीं. तो फिर किसका लोकेशन माना जाएगा? तो ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब यहां क्या अप्लाई होगा? देन सेक्शन 13(2) विल बी एप्लीकेबल, है ना, 13(2) विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रहा. 13(3) जहां पे गुड्स सिचुएट हो गए, और 13(2) अगर अप्लाई हो गया तो फिर क्या देखा हमने? रेसिपिएंट का प्लेस. तो रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस, और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर यूएस हो गया तो यहां पे
नो जीएसटी, है ना? आ गया समझ में आपके? तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो माना गया तो फिर जीएसटी है ही नहीं। ग्रेट, सिंपल। और बी पॉइंट है, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड ईदर एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और अ पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, है ना, विच आर रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ रेसिपिएंट or a person acting on his behalf with such a supplier or supply of service। अब ये क्या है देखो, सिंपल एकदम, जस्ट अ सेकेंड। देखो, तो ये जो 13 सेक्शन 13(3) देखा हमने, इसमें दो पार्ट्स है, फ्लो चार्ट से जल्दी समझेंगे आपको। एक है फॉर गुड्स और दूसरा है फॉर इंडिविजुअल, फॉर गुड्स एंड फॉर इंडिविजुअल। ओके, तो फॉर गुड्स में क्या है, अभी देखा हमने, फिजिकली मेड अवेलेबल, जहां पे ये गुड्स फिजिकली मेड अवेलेबल होते, राइट, वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहां पे है वेयर सर्विसेस ऑन इंडिविजुअल इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो ये कौन से है, ये वही है, वो बाल कटवाना है ना, देखा था आपने, ये बाल कटवाना, या फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस, हेल्थ ट्रीटमेंट, जिम, ये सर्विसेज देखे हम, तो ये पूरी सर्विस, राइट। तो देखो क्या बोलता है, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल को सप्लाई हो रही सर्विस, रिप्रेजेंटेड ईदर एज अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस और पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, विच आर रिक्वायर्ड टू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ रेसिपिएंट or a person acting on behalf of recipient with the supplier of service with the place of for supply of service। देखो, जैसे याद है आपको 12 सेक्शन में मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, चेन्नई एक्सप्रेस, याद है? तो मैं चेन्नई गया था, वहां पे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने, किसकी, शाहरुख खान। तो मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने वहां पे गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना गया, जहां पे शाहरुख खान ने अपना थोबड़ा रखा था, मतलब कहां, चेन्नई। अब उन्होंने क्या किया, एक मूवी लाया लंदन एक्सप्रेस, लंदन एक्सप्रेस, और वो लंदन एक्सप्रेस में अब वो कहां शूटिंग चल रही है उसकी, लंदन में। तो मुझे अब लंदन बुलवाया, ऑफ कोर्स ही इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मेरे अलावा वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। ही कॉल्ड मी इन यूएस, कहां, कौन सी, लंदन एक्सप्रेस, हो यूके। तो मैं लंदन गया और वहां पे उसको फिजिकली सर्विस दिया, है ना, उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया शाहरुख खान का। तो अब देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वहां जहां वो पर्सन को एक्चुअली, पर्सन पे एक्चुअली सर्विस परफॉर्म की गई। तो कहां सर्विस परफॉर्म की गई बेटा, लंदन। सो लंदन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपके समझ में आया, लंदन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। या फिर वहां पे दिया, देखो, डायरेक्ट रेसिपिएंट को, बिंग इंडिविजुअल इज अ रेसिपिएंट, मतलब यहां पे मुझे डायरेक्ट किसने कॉल किया था, शाहरुख खान, और शाहरुख खान को मैंने डायरेक्ट सर्विस दी थी, इंडिविजुअल को, बीइंग इज अ रेसिपिएंट। तो जहां उसके ऊपर सर्विस परफॉर्म की गई, मतलब लंदन, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब दूसरे केस में क्या हुआ, वो क्या नाम है उसका, करण, हाँ, करण जौहर उसका नाम लेने के बाद मुझे अपने आप हंसी आ जाती करण जौहर, हाँ, एनीवेज। तो करण जौहर जो है कि उन्होंने क्या किया कि अब मुझे कॉल किया, बोले यार आशीष, मेरी है ना, तो वो लंदन एक्सप्रेस मूवी निकल रही है, तू आ और शाहरुख खान को ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दे, शाहरुख खान को ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दी। ओके, तो देखो, तो शाहरुख खान को मुझे जो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देना है ना, तो ये एक्चुअल रेसिपिएंट अब शाहरुख खान नहीं है, यहां पे एक्चुअल रेसिपिएंट है करण जौहर, क्योंकि मुझे उसे सर्विस देना है। देखो, पैसा कौन दे रहा है मुझे, पैसा दे रहा है करण जौहर। शाहरुख खान इज अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट करण जौहर, तो करण जौहर के बिहाफ में एक्ट कर रहा है, बट मुझे सर्विस तो एक्चुअल में करण जौहर को दी है, क्योंकि पैसा उससे मिल रहा है, ही इज अ रेसिपिएंट।
तो अब वो पर्सन जिसके ऊपर मैं सर्विस परफॉर्म कर रहा हूं, वो जहां पे है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगेन शाहरुख खान ही आएगा। ओके, तो लंदन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। गेटिंग द पॉइंट? दोनों समझा दिया आपको। वो पर्सन पे सर्विस डायरेक्टली, अगर शाहरुख खान मुझे डायरेक्ट बुलवाता है तो, या पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट करण जोहर, उसके बिहाफ में कौन एक्ट कर रहा है? शाहरुख खान। उसको भी अगर सर्विस दे रहा हूं तो भी जहां पे वो सर्विस एक्चुअली मैं परफॉर्म कर रहा हूं, जहां पे दे रहा हूं, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। करेक्ट? तो ये जो ए पॉइंट था, ये जो पॉइंट था ए वाला, दिस इज फॉर गुड्स, एंड बी पॉइंट जो था वो था इंडिविजुअली। समझ में आया? तो ये गुड्स में पहला फिजिकली अवेलेबल वाला, दूसरा पॉइंट देखा बेटा रिमोट लोकेशन वाला, और तीसरा टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और इंडिविजुअल के केस में जहां वो सर्विस परफॉर्म की जाए, है ना? तो इंडिविजुअल के केस में ये रहेंगे क्या, रिमोट लोकेशन से या फिर टेम्परली रिपेयर करने के लिए भिजवाए इंडिविजुअल को इधर, ऐसा नहीं, ये गुड्स के केस में। ओके, ग्रेट। तो ये ए पॉइंट है और ये बी। ओके, चल फिर नेक्स्ट 13(4) सर्विसेस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है। देखो क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी। उधर देखा था हमने, क्या देखा था बताओ? जहां ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, एक्चुअल लोकेटेड है, वहां सर्विस दी जा रही, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कौन सी सर्विस थी? इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड स्टेट एजेंट्स, supplier of accommodation, hotel, inn, guest house, club, campsite, by whatever name called, grant of rights to use the immovable property, services for carrying out the coordination of construction work, including that of architect, interior decorator, ये सब देख चुके, shall be the place where the immovable property is located, जहां और intended to be located, same, जहां immovable property located। जैसे एग्जांपल में दो आपको, देखो आशीष इंडिया का बंदा है, बट आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका में मेरा एक बंगलो है, साउथ अफ्रीका में बंगलो है। तो मैंने क्या किया कि ये साउथ अफ्रीका में जो बंगलो है वहां पे एक इंटीरियर डेकोरेटर है, शॉन नाम है इसका, शॉन पोलॉक। ये शॉन पोलॉक को मैंने बोला, ये क्रिकेट वाला नहीं है, दूसरा एक शॉन पोलॉक, काफी फेमस इंटीरियर डेकोरेटर। मैंने इसको बोला कि भाई ये मेरे बंगलो को इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस दे, राइट? इंटीरियर डेकोरेट अच्छे से डेकोरेशन करके दे। तो देखो, रेसिपिएंट कहां का है? इंडिया का। सप्लायर कहां का है? आउटसाइड इंडिया। तो ये रूल लग गया, ये सेक्शन आ गया अपन 13 में आ गया, एक आउटसाइड इंडिया, एक इंडिया। ओके, तो फिर जहां ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो कहां लोकेटेड है बेटा? साउथ अफ्रीका। तो दिस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट? बट हाँ, एक बात और बता दूं आपको यहां पे, अगर दोनों इंडिया के हैं, मतलब मान के चलो यहां का इंटीरियर डेकोरेटर भी जो है, कि मान के चलो है मिस्टर गुप्ता, ये गुप्ता जी हमारे इंटीरियर डेकोरेटर, और मैंने ये गुप्ता जी को बोला जा और ये साउथ अफ्रीका में मेरा जो बंगलो है उसका इंटीरियर डेकोरेशन करके आ जा। गुप्ता जी को बोला। तो देखो, सप्लायर भी इंडिया का और रेसिपिएंट भी इंडिया का, तो ये सप्लायर भी इंडिया का है और रेसिपिएंट भी इंडिया का है। तो फिर हम 12 में देख क्या है बेटा, ये बंगलो या इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस नहीं देखेंगे, फिर हम किसका प्लेस देखेंगे? रेसिपिएंट का प्लेस। और रेसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आपके समझ में आ गया मैंने क्या बोला? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? अगर दोनों इंडिया के और सर्विस बाहर, इमूवेबल प्रॉपर्टी भले ही बाहर है, लेकिन उस केस में ये जनरल रूल अपना, ये स्पेसिफिक को भी मैं जनरल बोलूंगा, वो नहीं लगेगा। ओके,
लेकिन हाँ, एक अगर इंडिया का और एक बाहर का है तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड है, और हाँ दोनों इंडिया के और प्रॉपर्टी भी इंडिया की। मान के चलो प्रॉपर्टी मैं हूं नागपुर का, गुप्ता जी है बेंगलोर के, और प्रॉपर्टी है मुंबई में, प्रॉपर्टी है मुंबई, प्रॉपर्टी मुंबई। अब देखो दोनों इंडिया के और प्रॉपर्टी भी इंडिया की, और गुप्ता जी जाके यहां सर्विस दे रहे, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई, प्रॉपर्टी का लोकेशन। प्रॉपर्टी बाहर है और दोनों इंडिया के, तो फिर रेसिपिएंट का लोकेशन। ओके, एक्सेप्शन। फिर नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड अदर्स। वहां देखा था जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, लेकिन देखो वहां दो अलग अलग थे, एडमिशन के लिए अलग था और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग था, अलग अलग सेक्शन से। यहां पे दोनों के लिए एक ही सेक्शन में बनाया और सिंपल लिख दिया जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो गया, राइट। तो यहां पे घुमाया नहीं, सीधा सीधा बोल दिया अगर रेसिपिएंट या प्रोवाइड सप्लायर ऑफ सर्विस दोनों में से कोई भी एक आउटसाइड इंडिया और एक इंडिया का है, तो फिर ये सर्विसेज दी जा रही, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो चाहे वो एडमिशन से, जहां वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाइड बाय वे ऑफ एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन, देखो दोनों है, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिशन दोनों, ऑफ अ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और celebration, conference, fair, exhibition और similar events and the services ancillary to admission और ancillary services भी cover हो गई, shall be the place where event actually held, right? जैसे एग्जाम्पल माइकल जैक्सन का एक कॉन्सर्ट, एक इवेंट मुझे परफॉर्म करना है, तो माइकल जैक्सन ने मुझे कॉल किया, मालूम है मैं इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस देता, तो वो आउट ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का पर्सन, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि आशीष इवेंट है ना, तो हमें कहां है, बांग्लादेश में लेना है। तो देखो सप्लायर इंडिया का, आशीष इंडिया का, माइकल जैक्सन रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का, और सर्विस बांग्लादेश में दी जा रही, वो भी आउटसाइड इंडिया, राइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? जहां ये इवेंट एक्चुअली हेल्ड होगा। तो इवेंट कहां हेल्ड हो गया? बांग्लादेश, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बांग्लादेश। आ गया समझ में? ग्रेट। तो बेसिक लॉजिक एक ही है कि दोनों में से कोई एक बाहर होना चाहिए इंडिया के, या फिर दोनों बाहर होना चाहिए। तो दोनों बाहर होंगे तो जीएसटी का कोई सवाल ही नहीं आएगा है ना। फिर 13(6) क्या बोलता है? वेयर एनी सर्विसेज रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 और 4 मतलब इमूवेबल या फिर ये स्पोर्टिंग वाली, और 5 भी है, इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन। अगर ये मोर देन वन लोकेशन में जा रही है सर्विस, तो देखो इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन अ टैक्सेबल टेरिटोरी, द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटोरी। ओहो, फंस गया कार्यक्रम। क्या देखो, तो 3 में हमने देखा बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी, 4 में हमने देखा ये इवेंट सब, और 5 में हमने देखा 5 में हमने क्या देखा? ये इवेंट जहां पे हो रहे। 4 में देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और 3 में देखा जो रिपेयर वाली सर्विस है। अब इनके केस में क्या बोलता है देखो, 3, 4 और 5। तो देखो कोई भी एक इसका एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान के चलो कि हमने शॉन पोलॉक को हमने बोला कि भाई तू हमें इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस, और उसको बोला देख भाई मेरे 3 जगह घर है, तो एक घर है मेरा श्रीलंका में, ओके, दूसरा घर है मेरा साउथ अफ्रीका में तेरी प्लेस पे, और तीसरा है मेरा मुंबई में, मतलब इंडिया में। अभी 3 जगह मेरे बंगलोज है, घर नहीं बंगलोज है बड़े बड़े, और ये तीनों का इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस तू एक साथ देना है। बता कितने पैसे लेंगे? तो देखो उसने तीनों बंगलोज देख लिए और उस हिसाब से उसने मुझे कॉस्ट दे दी कि साहब है ना तो 15 करोड़ रुपए लगेंगे। बोला अच्छा चलो ठीक है 15 करोड़ ना, ओके चलो शुरू कर दो। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये
सप्लायर हो गया आउटसाइड इंडिया, और प्रोवाइड रेसिपिएंट भी कहां का है बताओ, रेसिपिएंट ये इंडिया का है, रेसिपिएंट इंडिया का आशीष। और हमने क्या बोला, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट होगी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी श्रीलंका में लोकेट है, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई श्रीलंका माना गया। अगर साउथ अफ्रीका में लोकेट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई साउथ अफ्रीका माना गया, और इंडिया में लोकेट है तो फिर इंडिया माना जाएगा। अब ये दो केस में तो नॉर्मली जीएसटी नहीं लगना चाहिए ऊपर वाले रूल के हिसाब से, है ना, ऊपर वाले रूल के हिसाब से यहां पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई श्रीलंका हो गया और प्लेस ऑफ सप्लाई साउथ अफ्रीका हो गया। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि अगर ये जो आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन है, इंटीरियर डेकोरेटर, ये सर्विस आपको दे रहा है, और वो सर्विस ऐसी है कि वो इंडिया में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट में आपकी इंडिया में भी सर्विस दी जा रही, कुछ प्रपोर्शन इंडिया में भी दिया जा रहा है। तो देखो, इंडिया में भी सर्विस दी जा रही मुंबई में, तो फिर तीनों का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही माना जाएगा, और अब ये तीनों के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? तो थोड़ा भी प्रपोर्शन ऑफ सर्विस अगर इंडिया में आ गया, थोड़ा भी प्रपोर्शन ऑफ सर्विस इंडिया में आ गया, तो फिर सभी ऐसा माना जाएगा कि सभी सर्विस इंडिया में दी गई और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा। कितना कठिन है? अरे तो अपन ऐसा करेंगे क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ में अपन क्या करेंगे, श्रीलंका का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनाएंगे, साउथ अफ्रीका का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनाएंगे, और मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनाएंगे, तीनों के कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग बना देंगे, तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसका श्रीलंका नो जीएसटी, इसका साउथ अफ्रीका नो जीएसटी, और इसका इंडिया, यहां तो ऐसे भी जीएसटी भरना ही है ना। तो देखो, वेर एनी सर्विस रेफर्ड इन क्लॉज 3, 4 और 5 इज सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, देखो 3 जगह दी जा रही थी, इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी में आ गया मुंबई में, द प्लेस ऑफ सप्लाई शॉल बी द लोकेशन ऑफ, तो तीनों का प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी माना जाएगा ऐसे केस। ओके, फिर 13(7) ये सिमिलर जो वहां देखा था, अगर मोर देन वन स्टेट में इंडिया में दी जा रही, जैसे मेरा एक बंगलो है पटना में, एक है बेंगलोर में, और एक है मुंबई में, तो 3 बंगलों पे सर्विस दी जा रही, गुप्ता जी सर्विस दे रहे हमको, या हाँ गुप्ता जी छोड़, यहां पे कौन, आउटसाइड इंडिया वाला, गुप्ता जी नहीं आएंगे यहाँ पे, आउटसाइड शॉन पोलॉक सर्विस दे रहे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया ही माना गया, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में। बट वो इन प्रपोर्शन, जितना जितना जो बंगलों का इंटीरियर डेकोरेशन का वैल्यू है, उस हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए। ओके, तो वो ये देखो, मोर देन वन स्टेट, यूनियन टेरिटोरी और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच ए सर्विस शॉल बी टेकन as being in each respective state union territories, and the value of such a supplies or specific to each state union territory shall be in proportion to the value for which services separately collected or determined in terms of contract or agreement, है ना। Great. फिर यहां लेते एक ब्रेक और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके